गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सचिन द मैथ मास्टर। आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। मेरा पिछला वीडियो था अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उसमें कुल मिलाकर 6 स्थितियाँ बनती थीं, लेकिन उत्तल दर्पण द्वारा जब हम प्रतिबिंब बनाते हैं तो उसमें वस्तु को हम चाहे कहीं भी रख दें, प्रतिबिंब हमें हमेशा एक ही स्थिति में प्राप्त होता है। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को अपनी कॉपी पर बना सकते हैं। उसके लिए हमें एक स्केल, एक प्रोटेक्टर या चांदा और एक पेन की आवश्यकता होगी। तो प्लीज़ उससे पहले कृपया मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें और एक कमेंट ज़रूर कर दें देखने के बाद, अगर आपको ये टॉपिक पसंद आए तो। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एक रेखा खींचनी होती है जिसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। अब इस पर हमें एक उत्तल दर्पण बनाना है। तो उत्तल दर्पण बनाने के लिए हम इस तरह से चांदा को रखते हैं। 90 डिग्री वाली लाइन बिल्कुल मुख्य अक्ष के ऊपर रहेगी, जिससे हमारा जो दर्पण है बिल्कुल सीधा बनेगा। 4 लाइन ऊपर और 4 लाइन नीचे, ये दर्पण का द्वारक बनाएंगे। इसको नाम देते हैं M1 M2। इसकी इस धसी हुई सतह पर हम पॉलिश कर देते हैं, जिससे हमें उत्तल दर्पण प्राप्त हो जाता है। तो उत्तल दर्पण में धसी हुई सतह पर पॉलिश होती है और उभरी हुई सतह परावर्तक का कार्य करती है। अब इस दर्पण का जो द्वारक का मुख्य मध्य बिंदु है वो P, इसको दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब हमें 2 बिंदु लेने होंगे। एक दर्पण का फोकस और दूसरा दर्पण का वक्रता केंद्र। तो दोनों ही बिंदु हम पैमाने से रखकर बिल्कुल क्लियर 3-3 सेंटीमीटर पर लेते हैं। अवतल दर्पण में ये बिंदु इस साइड लिए जाते हैं। भाई ये दर्पण बनेगा, ये जिस गोले का केंद्र होगा वो इसी साइड से होगा, इसलिए ये दोनों बिंदु स्टर्म होते हैं मुख्य अक्ष के दाईं ओर। ये C है और ये F है। अब हम दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर कहीं भी कोई वस्तु रख दें, कहीं भी, तो 2 लाइन में हम वस्तु रखेंगे। बिल्कुल लंबवत वस्तु होनी चाहिए। ये वस्तु है A B। तो 2 लाइनों में हमने वस्तु रख दी है। अब प्रतिबिंब खींचने के नियम। एक किरण हम मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे। 3 नियम होते हैं, जिनमें से किसी 2 का हमें पालन करना होता है। तो एक किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस की ओर जाती है या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो क्योंकि ये किरण मुख्य फोकस की ओर जा नहीं सकती, क्योंकि किरण दर्पण को पार नहीं करेगी, इसलिए यहीं से परावर्तित होगी और इस तरह से परावर्तित होगी कि ये मुख्य फोकस F से आती हुई प्रतीत होगी, इस तरह से। तो ये किरण परावर्तित हो गई। दूसरी किरण हम मुख्य फोकस F से निकाल सकते हैं या वक्रता केंद्र C की ओर ले जा सकते हैं। तो हम किसी भी एक से
जिससे चाहे उससे ही काम कर सकते हैं। तो अगर हम F से ले जाते हैं तो एक किरण हमने इस वस्तु के सिर से F की ओर ले गए, पार तो करेगी नहीं। अब जो किरण फोकस की ओर जाती है, जो फोकस से होकर जाती है, वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यहाँ जब दर्पण से टकराएगी ये, तो यहीं से ये किरण जब वापस जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। तो एक किरण ये परावर्तित हो गई। हमें पता है कि जहाँ परावर्तित होने वाली किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं वहाँ प्रतिबिंब बनता है, लेकिन दिखाई दे रहा है कि हमें ये परावर्तन वाली किरणें परस्पर दूर होती जा रही हैं, तो ये वास्तव में कहीं नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर इन किरणों को पीछे बढ़ाया जाए, तो देखें जरा ध्यान से, अगर पीछे इनको बढ़ाएं डॉटेड, इस परावर्तित किरण को पीछे बढ़ाएं डॉटेड, तो एक बिंदु पर मिलती हुई ये प्रतीत हो जाएंगी। जिस बिंदु पर मिलेंगी वही प्रतिबिंब बनेगा और उस बिंदु को हम लंबवत रूप से मुख्य अक्ष से मिला देंगे। तो इसको नाम दे दें हम A1 B1। तो जो AB वस्तु रखी थी उसका प्रतिबिंब बन गया हमारा A1 B1। अब हमें प्रतिबिंब की प्रकृति देखनी है। उसके लिए चार चीज़ें हमें देखनी होती हैं कि प्रतिबिंब, सबसे पहले नंबर 1, ये प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी है। तो बताया था कि अगर परावर्तित होने वाली किरणें वास्तव में काट रही हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है, और अगर ऐसा लगता है कि किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं दर्पण के पीछे, या पीछे बढ़ाने पर काट रही हैं, तो प्रतिबिंब हमारा आभासी होता है। तो यह क्लियर है कि यहाँ किरणें वास्तव में नहीं काट रही हैं, तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा। नंबर 2, प्रतिबिंब उल्टा है या सीधा है। तो दिखाई दे रहा है हमें कि प्रतिबिंब बिल्कुल सीधा बना हुआ है। जहाँ ये किरणें काट रही हैं, मिल रही हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वह बिंदु अगर मुख्य अक्ष से ऊपर है तो प्रतिबिंब सीधा होता है, अगर ये बिंदु मुख्य अक्ष से नीचे है तो प्रतिबिंब उल्टा होता है। क्योंकि किसी भी वस्तु के पैर हमेशा धरातल पर रहेंगे, ये धरातल है मुख्य अक्ष, ठीक है। अगर पैर नीचे हैं, सिर ऊपर है, तो वस्तु सीधी है, प्रतिबिंब सीधा है, और पैर ऊपर है, सिर नीचे है, तो हम कह देंगे वह प्रतिबिंब उल्टा है। तो ये प्रतिबिंब जो बना है वो कैसा बना है, सीधा बना है। नंबर 3, प्रतिबिंब का आकार। वस्तु की तुलना में जो प्रतिबिंब बना है उसका आकार कैसा है, वस्तु से बड़ा है, वस्तु से छोटा है, या वस्तु के बराबर है। तो दिखाई दे रहा है हमने अपनी जो वस्तु ली थी वो इन 2 रेखाओं में ली थी, 2 लाइनों में ली थी कॉपी के हिसाब से, और यहाँ प्रतिबिंब जो प्राप्त हुआ हमारा वो 1 से भी कुछ कम लाइन में प्राप्त हुआ है। तो यहाँ प्रतिबिंब जो बनता है वो वस्तु से छोटा बनता है। और नंबर 4, कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है। तो प्रतिबिंब जो बना है वो दर्पण के ध्रुव P और F के बीच में कहीं बनेगा। यहाँ से यहाँ तक जो दूरी मानी जाएगी कहीं भी, वो P और F के बीच की मानी जाएगी। तो क्या लिखा जाएगा, कहाँ बनेगा, ध्रुव P तथा फोकस F के बीच कहीं भी बन सकता है, ठीक। तो ये 4 चीज़ें क्लियर हो गई। अच्छा, अवतल दर्पण में क्या होता है कि वस्तु की स्थिति हम बदलते रहें, प्रतिबिंब की स्थिति बदलती जाती है, लेकिन उत्तल दर्पण में हम वस्तु को चाहे कहीं भी रख दें, प्रतिबिंब हमेशा
हमें एक ही स्थिति में प्राप्त होता है। यही प्रतिबिंब की जो प्रकृति प्राप्त होगी वो प्रत्येक स्थिति के लिए यही प्राप्त होगी। केवल प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा और ध्रुव P तथा F के बीच बनेगा। यहाँ हम अगर वस्तु की स्थिति को चलाएंगे तो ये प्रतिबिंब केवल P और F के बीच ही कहीं ना कहीं चलता रहेगा, कभी भी F से इधर नहीं जाएगा, C से उधर नहीं जाएगा, वस्तु की स्थिति नहीं बदलेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम बड़े आराम से कॉपी पर ये प्रतिबिंब बना सकते हैं। बस हमें जो हो नाप ली है वो हमें याद रखना है कि सबसे पहले मुख्य अक्ष खींचा, चांदे की सहायता से हमने 3 लाइन ऊपर 3 लाइन नीचे दर्पण बनाया, पैमाना रखकर हमने P से 3 सेंटीमीटर पर F लिया है और F से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर C लिया है। तो इसको ध्यान रखते हुए हम ये प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक कमेंट भी कर दें। धन्यवाद।